हेलो 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 हेलो। सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर हम लोग शुरू करते हैं। बिहार एग्जाम के नए चैनल पे आपका स्वागत करते हुए बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 के लिए ये क्लास है। मेनली अभी तो 3.0 बच्चों को देना है, 4.0 वालों को सेम चीजें पढ़नी है। कितने लोग हैं जिनको इस बार बीपीएससी टीआरई देना है? जल्दी से एक बार एक टाइप कर दीजिए। जिन लोगों को बीपीएससी टीआरई इस बार देना है जल्दी से एक बार एक टाइप कर दिया। मेरा अरेंजमेंट एक बार देखिए कि हमने किस तरीके से आपके लिए अरेंजमेंट किया है हर सब्जेक्ट में और एकदम सीधी बात, नो बकवास है। चलेगा कि नहीं? हेलो 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 हेलो। अभी जस्ट लाइव हुआ है, चला 6:20 में लाइव होगा। आ जाओ इधर। अब देखो, कहते हैं रक्त का थक्का कह देगा विटामिन के, तत्व कह देगा कैल्शियम, यौगिक कह देगा फिटकिरी। यौगिक अगर कह देगा फिटकिरी, ध्यान से देखना, रक्त का थक्का विटामिन के, तत्व कह देगा कैल्शियम, यौगिक कह देगा फिटकिरी। देख लो, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 में आया था 15 मार्च, जो एग्जाम कैंसिल हुआ है, जो बहुत नॉर्मल था। विटामिन की कमी से विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन के रक्त का थक्का। रक्त का थक्का बनाने के लिए अगर विटामिन कहेगा तो के, तत्व कहेगा तो कैल्शियम, यौगिक कहेगा तो फिटकिरी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चला जी, यौगिक कहेगा तो फिटकिरी। एक बात बताइए, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है मैं क्या कहिएगा? एक कॉपी कलम जरूर रखिएगा। अगर आपको कह दे रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, अगर मेरी जाने मोहब्बत आपको कह दे कि रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, तो क्या मारिएगा? रक्त का थक्का, रक्त का थक्का शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनने देता, नहीं बनने देता, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है। एगो ऑप्शन देगा प्लेटलेट, प्लेटलेट 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 प्लेटलेट, रक्त का थक्का नहीं बनने देता। जल्दी से बताइएगा, प्लेटलेट। और दूसरा है हिपेरिन। जल्दी बताइए आंसर क्या हो जाएगा? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, एगो प्लेटलेट, एगो हिपेरिन। जल्दी बता, रक्त का थक्का कौन नहीं बनने देता है? एगो प्लेटलेट है, एगो हिपेरिन है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? रक्त का थक्का नहीं बनने देता है हिपेरिन। और बताओ, बाहर में रक्त का अंदर में थक्का विटामिन के कारण, अब बाहर में रक्त का थक्का प्लेटलेट के कारण। ये ध्यान रखिएगा, अगर शरीर के अंदर अगर थक्का कहेगा, अंदर थक्का कहेगा, अंदर थक्का कहेगा तो विटामिन के कारण, विटामिन के। और शरीर के बाहर जो थक्का, बाहर में जो ब्लड आता है, शरीर के बाहर थक्का। चला, एको क्वेश्चन अगर हेने उन्हें हिल गया ना, तो जितना गरियाना होगा गरियालना, कंडीशन अप्लाई, क्लास रेगुलर करना होगा। शरीर के बाहर थक्का जो हैगा वो प्लेटलेट के कारण, याद रखना। चला, शरीर के बाहर जो रक्त का थक्का बनता है वो प्लेटलेट के कारण बनता है। और रक्त का थक्का नहीं बनने देगा कौन? हिपेरिन। रक्त को जमने नहीं देगा कौन? हिपेरिन। और शरीर के अंदर जो थक्का बनेगा वो विटामिन के कारण, और शरीर के बाहर जो थक्का बनेगा प्लेटलेट के कारण। अब प्लाज्मा का काम है अपशिष्टों का वहन करना, खाद्य पदार्थों का वहन करना। आंसर एकदम आपकी सेवा में उपलब्ध है। रक्त का थक्का नहीं बनने देता है हिपेरिन, शरीर के अंदर थक्का बनाता है विटामिन के, शरीर के बाहर थक्का बनाता है प्लेटलेट, शरीर के बाहर थक्का बनाता है प्लेटलेट। आंसर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, लिखते भी जाना है, कॉपी कलम ले लो। आज छाप देंगे वही क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, इसलिए मेरे दोस्त जे कह देंगे वही रहेगा। अगर नेक्स्ट अगला, वेरी गुड। चलिए, तो अगले प्रश्न अब देखिए, ये तो क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में 15 मार्च को पूछा है। अब इससे रिलेटेड जो बीपीएससी ने आज तक पूछा अपने इतिहास में, वो क्वेश्चन भी हम आपको बताते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन का उपयोग थक्का रोधी विषयों के प्रति प्रतिरक्षी के रूप में किया जाता है? यहां क्वेश्चन जल्दी से बता दो। थक्का रोधी विषयों के प्रति
प्रतिरक्षी के रूप में क्या आता है, बीपीएससी कंबाइंड एग्जाम में पूछा है ऑफिशियल पेपर में 62वीं बीपीएससी में। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से किस विटामिन का उपयोग थक्कारोधी विषों के प्रति प्रतिरक्षी के रूप में किया जाता है। थक्कारोधी जो विष होते हैं, अब देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा फंसा दिया चूंकि बीपीएससी है। थक्कारोधी विष मतलब वैसे विष जो थक्का नहीं बनने देते हैं, उसके प्रति प्रतिरोधी के रूप में कौन काम करता है भैया, जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा आंसर। व्हाट इज द आंसर, जल्दी बताओ। क्वेश्चन को एक बार समझ लो तबे बोलना आंसर। निम्नलिखित में से किस विटामिन का उपयोग, हम क्या कर रहे हैं, चला एक क्वेश्चन ओरिजिनल लेंगे जो इस बार पूछा है और उससे रिलेटेड जो बीपीएससी पूछा है वो ऐसा 2-3 क्वेश्चन करवा देंगे और ऐसा सब पेपर में हम करवा रहे हैं। कहते हैं निम्नलिखित में से किस विटामिन का उपयोग थक्कारोधी विषों के प्रति प्रतिरक्षी के रूप में किया जाता है। देखो क्वेश्चन घुमा दिया, थक्कारोधी विष मतलब वो जो थक्का नहीं बनने देता है उसके प्रति जो प्रतिरक्षा करे, जो हमारा एंटीबॉडी बने, वो कौन सा विटामिन है, तो कहेंगे विटामिन के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन ही नहीं पूछा सीधे रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन उपयोगी है, विटामिन के। कह रहा है जो थक्कारोधी विष है, जो थक्का नहीं बनने देता, उसके प्रति जो प्रतिरक्षा करे, उसके प्रति जो रक्षा करे, वो कौन है, विटामिन के। आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर मेरी जाने मोहब्बत, देखो ये भी फिर बीपीएससी में पूछा है और रक्त का क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, रतौंधी के लिए विटामिन ए, फिर उसी में आ जाता है रक्त का थक्का। रक्त का थक्का के बाद एक और क्वेश्चन उसी के लिए हम दिए हैं, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट है। देखिए एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है चला जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। एंटीऑक्सीडेंट का यहां मतलब है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता देगा। ये विटामिन ए से फिर जितना क्वेश्चन अभी तक पूछा है, ये चला हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमको ये सारा करके देता है। हमारा एक सॉफ्टवेयर है टीच जो हमको ये सारा करके देता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। कहता है कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता। बताइए कोरोना हुआ था, कोरोना के टाइम में सबको कहा जा रहा था विटामिन सी का टेबलेट लीजिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका बढ़ेगा, डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ेगा, याद है, मोनोसाइट बढ़ेगा, लिम्फोसाइट बढ़ेगा, सब चीज आपका बढ़ जाएगा जब आप विटामिन सी की गोलियां लीजिएगा, नींबू घोर घोर के पीजिएगा, खट्टे फल खाइएगा। याद कीजिए, आप आंसर बता दीजिए, हम नहीं बताएंगे, वो हिंट्स कर दिए हम आपको। आंसर जल्दी से बता दीजिए, विटामिन सी। देखो क्वेश्चन एकदम बीपीएससी का एलडीसी का क्वेश्चन है। कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो डेवलप करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करता है। ये क्लास हर एग्जाम के लिए बेनिफिटेड होगा, हर एग्जाम के लिए। मैं बता दूं मेरे दोस्त, ये ब्रह्मास्त्र होगा अगर आप कर पाते हैं तो। हम ये नहीं कहते हैं चला कि आप हमरे से पढ़िए, लेकिन जो भी टीचर आपको एक अच्छा गुड कंटेंट दें उनसे जरूर पढ़िए, वही आपको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है। बीपीएससी टीआरई जो कैंसिल हुआ है 15 मार्च को, ये उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है मेरी जान, अगला गौर फरमाइएगा, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त किया जाता है। भोजन में जो हम लोग ऊर्जा संग्रहित करते हैं उसको किस प्रक्रिया द्वारा हम लोग मुक्त करते हैं, ये क्वेश्चन है। अब चला एक है निरसन, निरसन का मतलब होता है छोड़ देना, श्वसन, मल त्याग। आंसर इसका हो जाएगा मल त्याग। जो भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त की जाती है, तो यहां आंसर हो जाएगा चला मल त्याग के द्वारा हम लोग मुक्त करते हैं। ये सबने मारा है, सबने क्वेश्चन मारा है कि भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है। यहां सब लोग जो है भोजन की संग्रहित ऊर्जा को इसी प्रक्रिया द्वारा मुक्त किए हैं, जबकि इसका सही आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन से, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, इसी से ऊर्जा उत्पादन होता है और ऊर्जा उत्पादन के बाद चला कंबसन होता है, कंबसन के बाद पाचन होता है। तो लोग इसमें मल त्याग मार के सरिया के आंसर सब लोग कर दिए थे मल त्याग, जबकि इसका सही आंसर होगा श्वसन। इसका सही आंसर क्या होगा चला, श्वसन। बहुत जगह गलती दिया हुआ है और बहुत लोगों ने गलती किया भी है, जबकि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्वसन। भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं में किस प्रक्रिया द्वारा जाता है, श्वसन के द्वारा। अब देखो, अगर आपको कहेगा ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं मेरी जान, ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं, तो ऊर्जा मुद्रा कहते हैं एटीपी को।
एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। विद्युत गृह कहेगा किसको कहते हैं, तब माइटोकॉन्ड्रिया को। विद्युत गृह पावर हाउस जिसको हम कहते हैं, ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऊर्जा मुद्रा किसको कहते हैं, एटीपी को। विद्युत गृह किसको कहते हैं, चला माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किस प्रक्रिया के दौरान, देखो ये क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहता है किस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक निस्यंदन और पुनर्अवशोषण होता है। बताओ जल्दी से क्या होगा। निस्यंदन का मतलब होता है छानना, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। कहते हैं किस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक निस्यंदन और पुनर्अवशोषण होता है। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज द आंसर। कहता है किस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक निस्यंदन और पुनर्अवशोषण होता है। वाहिकाओं में परिसंचरण के दौरान, रक्त के माध्यम से गैसों के परिवहन के दौरान, उत्सर्जन और मूत्र निर्माण के दौरान, श्वसन के दौरान, गैसों के आदान प्रदान के दौरान। क्या होगा आंसर, जल्दी बता। जल्दी बता। देखो कहता है किस प्रक्रिया के दौरान, निस्यंदन का मतलब होता है छानना। अब जैसे ही छानना दे दिया तो इसका संबंध सीधा मूत्र से होगा। ये ध्यान रखिएगा, रक्त का शुद्धिकरण दो प्रकार का, रक्त का मेरी जाने मोहब्बत शुद्धिकरण जो है वो दो प्रकार का। एगो प्यूरिफिकेशन प्यूरिफिकेशन करता है फेफड़ा, जो ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। एगो फिल्टरेशन के द्वारा, फिल्टरेशन का मतलब होता है निस्यंदन, छानना, और ये करता है किडनी। ये कौन करता है मेरी जान, किडनी करता है। देख लो, निस्यंदन रक्त का शुद्धिकरण दो प्रकार का, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा करता है, फिल्ट्रेशन किडनी करता है। फिल्ट्रेशन कौन करता है मेरी जान, किडनी। किस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक निस्यंदन, छानना और पुनर्अवशोषण होता है, उत्सर्जन और मूत्र निर्माण। इसमें चला कहता है किस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक निस्यंदन, छानना और पुनर्अवशोषण होता है। रक्त का शुद्धिकरण एक होता है प्यूरिफिकेशन, जिसको हम फिल्ट्रेशन कहते हैं, निस्यंदन कहते हैं, छानना कहते हैं। फेफड़ा में होता है, फिल्ट्रेशन होता है किसमें, किडनी में, यूरिया को जो हम लोग छानते हैं। तो जब ये यहां निस्यंदन की बात कर दिया, यहां उत्सर्जन और मूत्र निर्माण की बात हम लोग कर देंगे। क्यों, क्योंकि निस्यंदन का मतलब होता है छानना। निस्यंदन का मतलब क्या होता है, चला छानना। याद रखना, प्यूरिफिकेशन फेफड़ा के द्वारा, फिल्ट्रेशन हो जाता है किसके द्वारा, किडनी के द्वारा। और कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखिएगा, जैसे किडनी में होता है, किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी की सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, चला न्यूरॉन। और ये ध्यान रखिएगा, विली जो होता है, एक होता है विली जो होता है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, छोटी आंत में जो भोजन रस का अवशोषण करता है। एक होता है एल्वियोली होता है फेफड़ा में, जो गैसों का आदान प्रदान करता है। एकदम चलाई 4 लाइन में एगो लाइन पूछेगा। जल्दी बता। किडनी के सूक्ष्मतम इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। विली को छोटी आंत में होता है, जो भोजन रस का अवशोषण करता है। उंगली नुमा संरचना होता है, ये एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। अब एल्वियोली जो होता है ये फेफड़ा का भाग है। एल्वियोली किसका भाग है, चला फेफड़ा का भाग है। जल्दी लिख, ये 4 लाइन में ये लाइन पूछवे करेगा। किडनी, नेफ्रॉन, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन, विली छोटी आंत में पाया जाता है, एल्वियोली फेफड़ा में पाया जाता है। आंसर, सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत करते हैं, वेलकम है आपका। ये देखो कहता है मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं, जल्दी बता। ई दूगो होता है किडनी, ई चला क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। ई दूगो होता है किडनी, ई होता है मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी से आता है मूत्राशय में, मूत्राशय से आता है मूत्रमार्ग में। देख लो, ई हो गया तुम्हारा किडनी, जिसकी संख्या है 2। किडनी की संख्या कितनी है, 2। ये भी क्वेश्चन मिलेगा आपको कि काय को कौन कौन है। किडनी 2 है, इसको कहते हैं मूत्रवाहिनी।
मूत्रवाहिनी, 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 इसकी संख्या भी 2 है। ई है मूत्राशय, मूत्राशय, इसकी संख्या 1 है। आई है मूत्रमार्ग, जिसको हम लोग पेनिस कहते हैं। अब मूत्रमार्ग की संख्या भी 1 है। अब बताओ चला जल्दी से आंसर क्या होगा, जल्दी बता। व्हाट इज आंसर? कहते हैं मूत्राशय के खुले द्वार को क्या कहते हैं? मूत्राशय के खुले द्वार, ये मूत्राशय है, इसके खुलने वाले द्वार को क्या कहते हैं? जल्दी बता। मूत्राशय, पहले तो किडनी खुलता है मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी खुलता है मूत्राशय में, अब मूत्राशय खुलता है मूत्रमार्ग में। देख लो, किडनी खुलता है मूत्रवाहिनी में, मूत्रवाहिनी खुलता है मूत्राशय में, मूत्राशय खुलता है मूत्रमार्ग में। आंसर बता, जल्दी बता। आंसर आंसर आंसर, व्हाट इज आंसर? मूत्राशय खुलता है मूत्रमार्ग में। आंसर हो जाएगा C4 कैटा। ये नेफ्रॉन के बारे में हम आपको बताए थे। किडनी का जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है? नेफ्रॉन है। मूत्रवाहिनी की संख्या कितनी है? मूत्रवाहिनी की संख्या 2 है, ये और ये। किडनी की संख्या भी 2 है, मूत्राशय की संख्या 1 है, मूत्रमार्ग की संख्या 1 है। आंसर ये चला, आपको क्वेश्चन मिलेगा एनसीईआरटी में कि मूत्रवाहिनी कएगो, मूत्राशय कएगो और मूत्रमार्ग कएगो। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ये देखो, ये क्वेश्चन 15 मार्च को आया था। क्वेश्चन में अधिकतर बच्चों ने गलती किया। 15 मार्च को ये क्वेश्चन आया था। हम एक क्वेश्चन देंगे ओरिजिनल, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है सब आपको मिल जाएगा। यही हम अभी कर रहे हैं सभी पेपर्स में। हम आपको सबका शेड्यूल भी बता देंगे और क्या मामला है वो भी बता देंगे। 1 kg संगति पिंड द्वारा निम्नलिखित में से किस बल द्वारा आकर्षित किया जाता है? तो देखो, बल बोले तो W, W बोले तो mg, m का मान दे दिया है 1, kg, g का मान 9.8 ले लेते हैं, होबे करता है। ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन के द्वारा। कहते हैं 1 kg संगति, संगति का पिंड, 1 kg संगति का मतलब यहां द्रव्यमान है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम लोग मात्रा भी कहते हैं, संगति भी कहते हैं। अब भार को हम लोग वजन भी कहते हैं। भार को हम लोग क्या कहते हैं? चला, वजन। पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल, बल तो भार बल लगेगा, किसी भी वस्तु पर जो नीचे की तरफ बल लगेगा वो कौन बल लगेगा? भार बल, जिसका फॉर्मूला होता है W और mg। m का मान 1 है, g का मान 9.8 है, तो 9.8 न्यूटन हो जाएगा, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? पहले ऑप्शन है 9.8 मीटर पर सेकेंड। 15 मार्च को जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है, ये उसका क्वेश्चन है मेरी जाने मोहब्बत। बता आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर? 9.8 न्यूटन इज द राइट आंसर। 9.8 न्यूटन इज द राइट आंसर। आया है क्या आप लोगों का? अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग थ्योरी भी पढ़ लेते हैं। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन दिया हुआ है वो बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पे बात कर लेते हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है। हर एग्जाम का ये क्वेश्चन है। द्रव्यमान को हम लोग मात्रा भी कहते हैं, और मेरी जाने मोहब्बत ये भार है, और भार को हम लोग वजन भी कहते हैं। भार को हम लोग क्या कहते हैं? चला, वजन। भार को क्या कहते हैं? वजन। द्रव्यमान मात्रा है, भार वजन है। द्रव्यमान मात्रा है और भार वजन है। इसको m से डिनोट करते हैं, इसको w से। w बराबर होता है mg, इसका एसआई मात्रक होता है kg, इसका एसआई मात्रक होता है दोस्त मेरे न्यूटन। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ कंटेंट में आपका स्वागत है। ये अदिश राशि है क्योंकि इसकी कोई दिशा नहीं होती, और ये सदिश राशि है क्योंकि इसकी निश्चित दिशा होती है। अब यहां आओगे मेरी जाने मोहब्बत, तो द्रव्यमान और मात्रा की अगर हम बात करें, ये निश्चित नियत रहता है, ये कहीं नहीं बदलता है, और ये हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तित होता है। परिवर्तित होता है, क्यों परिवर्तित होता है मेरी जान? क्योंकि जी का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, तो डब्ल्यू का मान अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। जल्दी बता। द्रव्यमान और मात्रा, द्रव्यमान को m से नोट करते हैं किलोग्राम, इसका सही मात्रा का अदिश राशि है, नियत रहता है। भार या वजन, इसको mg से नोट करते हैं, न्यूटन है, सदिश राशि है, परिवर्तित होते रहता है। ये क्या होते रहता है? चला, परिवर्तित होते रहता है। हाँ, यस, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब देखो चला, W बराबर mg होता है। पृथ्वी पर जो g होता है, पृथ्वी पर अगर बात करोगे तो ये g होता है। चंद्रमा पर बात करोगे g का मान g/6 होता है। यानी पृथ्वी पर जो भार W बराबर mg होता है, चंद्रमा पर वही भार W बराबर mg/6 होता है। देख लो चला, पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार W बराबर mg होता है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार mg/6 होता है। पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार mg होता है, तो चंद्रमा पर उस वस्तु का भार mg/6 होता है। ये ध्यान रखिएगा।
अब देखो, ये भार का मान सदिश राशि mg परिवर्तित होता है, क्योंकि g का मान बदलेगा तो ये बदलेगा। g का मान पृथ्वी पर g होता है, चंद्रमा पर g/6 होता है। अब देखो, एक तो वो क्वेश्चन तुमको दे दिया दोस्त मेरे mg वाला, एक वही दिया। इस सब एग्जाम के लिए हेल्प करेगा, A to Z एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी है, देख लो, एकदम छुच्छा एनसीईआरटी। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है, जल में पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? देखो चला, इसका वायु में जो भार है ये 10 न्यूटन है, आर्किमिडीज के सिद्धांत का क्वेश्चन है। इसको जब जल में डुबा दिए, इसको जब जल में डुबा दिए, इसको जब जल में डुबा दिए मेरी जान, तो इसका भार हो गया कितना न्यूटन? 2 न्यूटन। 8 न्यूटन, 8 न्यूटन हो गया। बहुत बढ़िया बात। तो कह रहा है पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार कितना हुआ? तो अगर 10 न्यूटन ही हवा में है, यहां 8 न्यूटन हो गया, इसका मतलब 2 न्यूटन के बराबर पानी विस्थापित किया। यही तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि हल्का उतने लगेगा जितना पानी विस्थापित करेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत यही है। एनसीईआरटी का एकदम छुच्छा क्वेश्चन है, चला किसी भी एग्जाम के लिए, जितना पानी विस्थापित, जितना ये हल्का होगा उतने पानी विस्थापित करेगा। आंसर बताइए, व्हाट इज द आंसर? 8 न्यूटन। 8 न्यूटन की 2 न्यूटन। देख लो, कह रहा है क्वेश्चन ही नहीं कह रहा है, कह रहा है 8 न्यूटन है, तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार 2 न्यूटन होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए सबका आंसर सही है। पिंड द्वारा जो विस्थापित जल का भार है वो कितना न्यूटन हो जाएगा? 2 न्यूटन हो जाएगा। इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वायुमंडल पृथ्वी। देख लो, ये भी एनसीईआरटी का एकदम छुच्छा क्वेश्चन है, एकदम चला शुद्ध एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किस बल के द्वारा? जल्दी बता। गुरुत्व बल के द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। कुछ लोग इसमें एक से अधिक मार देंगे। नंबर का आंसर एनसीईआरटी एकदम छुच्छा। वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, चला गुरुत्व बल के द्वारा। एक चीज का ध्यान रखिएगा, गुरुत्व बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर है। अगर दोनों वस्तु है, अगर दोनों वस्तु है तो इनके बीच जो लगने वाला बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। इनके बीच लगने वाला जो बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। अगर दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है, एक वस्तु है और एक मेरी जान पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल है वो गुरुत्व बल है, वो गुरुत्व बल है। देख लो, अगर दोनों वस्तु अलग अलग है, पृथ्वी नहीं है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल है। और दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्व बल है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्व बल है। अब बताओ आंसर क्या होगा? वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है गुरुत्व बल के द्वारा। अब बताओ बादल किसके कारण तैरता है? दो ऑप्शन तुमको देते हैं हम, एक श्यानता और दूसरा घनत्व। तो आंसर बता दो जल्दी से, के मारेगा? श्यानता और घनत्व इज द राइट आंसर। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा? तेरे जल्दी बता आंसर। कहते हैं वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है, किस बल के द्वारा? गुरुत्व बल के द्वारा। एकदम सही है। बादल आकाश में तैरते हैं किसके कारण? श्यानता या घनत्व? आंसर मारिएगा, चला घनत्व। श्यानता सेकंड आंसर होगा, श्यानता सेकंड आंसर होगा। दोनों वस्तु अगर अलग अलग है, पृथ्वी नहीं है, तो ये गुरुत्वाकर्षण बल है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो ये गुरुत्व बल है। दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्व बल है। तो चलो इस पर एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, जो क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। सीढ़ी से चढ़ रहा है, सीढ़ी से चढ़ रहा है, कौन बल के विरुद्ध काम कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण और दूसरा गुरुत्व। बता आंसर। एक क्वेश्चन चला, अगर एग्जाम में बाहर चल गया जे तुम कह दो। कंडीशन अप्लाई एकदम रेगुलर शेड्यूल में हम चला ऐसा सेटिंग कर दिए हैं कंटेंट का कि तुम्हारा क्वेश्चन इधर से उधर नहीं हिलेगा। मैथ को तो एकदम धांसू टीचर दे रहे हैं। 10:30 बजे रात से आएगा पढ़ाने, एक बार पढ़ के देखना, 0 to top तोरा पढ़ा देगा। 10:30 बजे रात में। जीएस के लिए चंद्रा सर दे रहे हैं 9 बजे रात में, एक बार पढ़ के देखो मेरे कहने पर। नहीं समझ में आएगा, कल से नहीं आना पढ़ने। बताओ आंसर क्या होगा? सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो सीढ़ी पृथ्वी पर लगा होगा, सीढ़ी पृथ्वी पर लगा होगा, दो वस्तु में एक वस्तु पृथ्वी है तो गुरुत्व बल के अधीन, गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न, आ देख लो, बीपीएससी 15 मार्च वाला एक क्वेश्चन पूछा था। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया? बीपीएससी टीआरई 15 मार्च का क्वेश्चन है। ईएनटी बोले तो चला, ईएनटी बोले तो ई फॉर ईयर, एन फॉर नोज,
टी फॉर थ्रोट, टी फॉर थ्रोट। अब तो हम बताते हैं ईएनटी डॉक्टर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, चला ईएनटी की डॉक्टर की बात करें, ईयर नोज और थ्रोट, ईयर नोज और थ्रोट एक मामला की है, गौर फरमाइएगा, ईयर नोज और थ्रोट। आज के बाद एकरा में अगर कभी दिक्कत हो गया जी इतना हमरा गाली देने का होगा दे देना, लेकिन एक बार देख लो। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है इसी को हम कहते हैं नतोदार, बदल देगा चला बीपीएससी या अन्य एग्जाम रेलवे वगैरह सब में ही बदल के देता है, या अभिसारी दर्पण, तेरे नैना में, या उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एकदम याद रखना, उत्तल दर्पण। हम चला फालतू का बकवासगिरी पे विश्वास नहीं करते हैं, मेरा मानना है कलम अच्छे से चलाओ, बच्चों को फायदा होवे करेगा। अब सारी दर्पण देखो चला, ये क्या करता है, सभी किरणों को एक जगह केंद्रित करने का काम करता है, इसलिए इसको हम लोग टॉर्च कहते हैं। सभी किरणों को फैलाने का काम करता है, इसमें जो भी किरण दीजिएगा उसको फैलाएगा, इसको हम लोग लालटेन कहते हैं, लालटेन कहते हैं, टॉर्च लालटेन। बढ़िया से देख लो, एक और उपयोग दुए जगह है, एगो साइड मिरर में, एगो साइड मिरर में, एगो रोड लैंप में। बच्चा को बड़ा हाईलाइट करवा दिए थे कि बाबू रे एक देख लो, चला 14 दिन पढ़ाए थे, A to Z क्वेश्चन नोटबुक से था, इसलिए मेरे दोस्त एक बार देख लो बढ़िया से, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। खाली ध्यान ये रखना, अवतल दर्पण, नतोदार दर्पण, अभिसारी दर्पण, इसको हम लोग टॉर्च कहते हैं। उत्तल दर्पण, उन्नतोदार दर्पण, अपसारी दर्पण, इसको हम लालटेन कहते हैं। लालटेन मतलब रोशनी बिखराएगा, और टॉर्च मतलब सारे रोशनी को एक जगह केंद्रित करेगा। अब बढ़िया से देखिए, इस साइड मिरर रोड लैंप में, अब बाद बाकी सब जगह इसी का उपयोग होता है, बाद बाकी सब जगह। जैसे आंख का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, दांत का डॉक्टर है तो उसको टॉर्च चाहिए कि लालटेन, तो कहेंगे टॉर्च चाहिए। सेविंग मिरर में टॉर्च चाहिए कि लालटेन, तो कहेंगे टॉर्च चाहिए। दूर तक देखना है हेडलाइट में टॉर्च चाहिए कि लालटेन, टॉर्च चाहिए। सर्च लाइट में क्या चाहिए, टॉर्च चाहिए। सोलर प्लेट में क्या चाहिए, सारा रे को एक जगह केंद्रित करने वाला चाहिए, तो टॉर्च चाहिए। लेकिन रोड पर जो लगा लैंप है उसको फैलाने वाला चाहिए, फैलाने वाला चाहिए तो लालटेन चाहिए, यानी उत्तल दर्पण चाहिए। साइड मिरर में भी उत्तल दर्पण चाहिए क्योंकि वो छोटा प्रतिबिंब दिखता है। आंसर एक लाइन में वो छोड़ो, तुम दुए को याद रखोगे, साइड मिरर रोड लैंप में उत्तल दर्पण, जिसको उन्नतोदार या अपसारी दर्पण कहते हैं। अब बाद बाकी कुछ भी पूछेगा तो अवतल दर्पण मार देना है, बाद बाकी कुछ भी पूछेगा ना तो अवतल दर्पण मार देना है। आंसर आई क्वेश्चन तुम्हारा टीआरई में पूछा है, तुम मार के दो सरिया, क्या होगा जल्दी बताओ आंसर, आंसर बताओ जल्दी से क्या होगा। ईएनटी, ईयर नोज और थ्रोट। बताओ टॉर्च लेके मारेगा कि लालटेन लेके, मारो ना अवतल दर्पण, आंसर सही हो जाएगा। टॉर्च की लालटेन, इससे रिलेटेड देखो दूसरा तीसरा चौथा सब क्वेश्चन बन जाएगा आपका। हेलो, मरीज का दांत देखना है, आय हाय हाय, बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, मरीज के दांत की बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक किसका उपयोग, हम बोले ईयर नोज थ्रोट। अब दांत का डॉक्टर है तो दांत का डॉक्टर को दांत बड़ा देखना है, तो बड़ा देखना है तो टॉर्च लेगा कि लालटेन में बड़ा दिखाई देगा ओकरा, दांत देखना है लालटेन से दिखाई देगा कि टॉर्च से दिखाई देगा। ये बीपीएससी का क्वेश्चन ओरिजिनल, बता जल्दी से आंसर। अवतल की गोलाकार और उत्तल दर्पण की, उत्तल दर्पण की अवतल दर्पण, व्हाट इज द आंसर, देख लो चला। एक के थ्योरी पर वही जो क्वेश्चन तुमको बीपीएससी ने पूछा है उसी से रिलेटेड जो क्वेश्चन अन्य एग्जाम में बीपीएससी ने पूछा है वो क्वेश्चन हम तुमको करवा देंगे, ताकि तुम्हारा जो उस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। भाई देखो एक और क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, अभी तुरंत उत्तल दर्पण, ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी एलडीसी के एग्जाम में। बताओ उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, बताओ कहां पर उत्तल दर्पण का कर उपयोग, बताओ कहां पर। उत्तल दर्पण हम बोले दो एक जगह, साइड मिरर और रोड लैंप, साइड मिरर में और रोड लैंप में। हेलो, साइड मिरर और रोड लैंप में, बताओ आंसर क्या होगा। सेविंग मिरर में, डेंटिस्ट के मिरर में, वाहन के हेडलाइट में, रियर व्यू दर्पण, इसको कहते हैं पीछे देखने वाला दर्पण। रियर का मतलब होता है पीछे, पीछे देखने वाला दर्पण, दैट इज डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, डेली चला हम 6:20 में भी पूरा सप्ताह पढ़ाने वाले हैं।
देख लो, हम फिर से बता देते हैं, बढ़िया समझ लो। अवतल दर्पण को नतोदार अभिसारी दर्पण, ये क्वेश्चन तेरा पूछा है ही क्वेश्चन। देख लो इस बार जो तुमको पूछा है बीपीएससी टीआरई 15 मार्च को, ये क्वेश्चन पूछा है। इतना थ्योरी पढ़ने के बाद इसके खानदान में कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुरास नहीं बनेगा। अवतल दर्पण नतोदार अभिसारी, टॉर्च, उत्तल दर्पण उन्नतोदार अपसारी, लालटेन, भैया दुए जगह एक यूज होता है, एगो साइड मिरर में, एगो रोड लैम्प में, बाकी सब जगह इसका यूज होता है, बाकी सब जगह इसका यूज होता है। निम्नलिखित में से हेने आ जाओ, अब एक मिटा देते हैं, खाली रोड लैम्प और साइड मिरर। आई देखो बच्चा सबको बोले थे बच्चा पढ़ के जाना ओम्स लॉ, कहते हैं बीपीएससी टीचर 15 मार्च का क्वेश्चन है। देख लो, एगो चला V बराबर आई आर, ये ओम्स लॉ पढ़ लो। एगो फॉर्मूला था P बराबर वी आई, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, पावर के लिए। हीट के लिए फॉर्मूला होता है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी, H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी। हेने ऑन रे तुम कहाँ हेने घूम रहा है। और होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। अगर खानदान में इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। वी आई टी या पी इंटू टी, देख लो। V बराबर आई आर को हम क्या लिख सकते हैं, आई बराबर V बाय आर नहीं लिख सकते हैं, आई बराबर V बाय आर लिख सकते हैं। इसी को हम R बराबर V बट्टा आई लिख सकते हैं, इसी से लिख सकते हैं R बराबर V या बट्टा आई। अब देख लो इतने फॉर्मूला है जो बीपीएससी के खानदान में क्या कोई भी एग्जाम पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, कोई एग्जाम पूछेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। V बराबर आई आर, आई बराबर V बाय आर, R बराबर V बाय आई, P बराबर वी आई, वी स्क्वायर बाय आर, आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, वी आई टी पी इंटू टी। अब क्वेश्चन जो तुम्हारा पूछा है दोस्त मेरे, बीपीएससी टीआरई में जो क्वेश्चन पूछा है, किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किसमें दिया जाता है। ये 15 मार्च जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया किसमें दिया जाता है। तो आर बराबर आई बटा भी नहीं होता है, आर बराबर होता है भी बटा आई, चूंकि भी बराबर होता है आई आर। आंसर बता, आर बराबर भी बटा आई इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है। अब देखो इसके अलावे क्या पूछ सकता है, P बराबर वी आई पावर है, वोल्टेज है, करंट है, R रेजिस्टेंस है, ये H उष्मा है। P बराबर वी आई वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर आर, या H बराबर आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वी आई टी पी इंटू टी। H बराबर P बराबर वी आई वी स्क्वायर बाय आर आई स्क्वायर आर, H बराबर आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी वी आई टी पी इंटू टी। इतने फॉर्मूला पूछेगा, अगर नोट इट डाउन कर लो मेरी जान, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया है इस वीडियो से संबंधित अगर प्रैक्टिस आप क्वेश्चन करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक दिया गया है। क्वेश्चन प्रैक्टिस से मिलेगा वीडियो देखने का 5 गुना फायदा। आपको जो सामने में लिंक दिया हुआ है उस पर जब आप क्लिक कीजिएगा तो आप इससे रिलेटेड क्विज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है। जितना इससे रिलेटेड बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है वो सारा का सारा आप एक बार और मार सकते हैं क्विज के माध्यम से। हाई देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बढ़िया से देख लो मेरी जाने मोहब्बत। क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वोल्टेज का निरूपण है, V बराबर होता है W बटा Q। दूसरे को फॉर्मूले है E बराबर F बाई Q, जहां V विभव है, W कार्य है, Q आवेश है। E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, F आवेश है, F बल है, Q आवेश है। W Q के जगह पर हम IT लिख सकते हैं। देखो तो Q के जगह पर IT लिख सकते हैं। प्राउड ऑफ यू सर, गजब समझाते हैं, वाह वेरी गुड, बहुत बढ़िया चला जी। इसी के लिए तो हमको चला प्यार भी करता है, न समझाएंगे चला हमसे काहे प्यार करेगा। V बराबर W बाई Q, Q बराबर होता है IT। अब यहां से देखो तो इसका हम यूनिट निकालेंगे, जूल। W कार्य का जूल होता है, I का एम्पियर होता है, टाइम का सेकंड होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट उठा के पेस्ट मारता है, जूल बटा एम्पियर सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा किया गया कार्य बटा धारा गुना समय, किया गया कार्य बटा धारा गुना समय, यही आंसर हो जाएगा। यही हो जाता है चला वोल्ट के बराबर। यही किसके बराबर हो जाता है, वोल्ट के बराबर हो जाता है। यही किसके बराबर हो जाता है, वोल्ट के बराबर। एगो E है, E बराबर F बाई Q होता है। हम सबका मीनिंग भी लिख देते हैं, इसको जरूर नोट कर लो चला। ये दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछवे करेगा, ये दोनों फॉर्मूला से क्वेश्चन पूछवे करेगा। E भी क्या है, यहाँ भी विभव है, Q तो सबको पता होगा आवेश है, W क्या है, कार्य है, और मेरी जान E क्या है, E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है। क्योंकि तुमको क्वेश्चन पूछा है
ऐसा करा देंगे चला कि बीपीएससी तुम 1 to 5 दो, 6 to 8 दो, 9 10 दो, कुछ भी दो, तुमको अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन रेगुलर क्लास करना होगा। कहता लगता है कि अब हो जाएगा, एकदम हो जाएगा चला, नहीं होने का कोई बात नहीं। V बराबर W/Q, W बीपीएससी के लिए सच पूछो चला तो कोई पढ़ाई नहीं रहा है, कोई नहीं पढ़ा रहा है सही कंटेंट, कंटेंट कुछ और है, पढ़ कुछ और रहे, हो कुछ और रहे, वहां एग्जाम हॉल में जाएंगे, इतना पढ़ेंगे 10-20 को क्वेश्चन नहीं बनेगा, इतने पढ़ाएंगे चला 20 के 20 बन जाएगा। और ये मेरे ही सब्जेक्ट में नहीं, जीके में भी, मैथ में भी और करंट अफेयर सब में कर दिए, ऐसा जुगाड़ कर दिए कि जो बच्चा मेरे चैनल को 3.0 के लिए फॉलो करेगा 4.0 में हमारा खोज ले फिरेगा, उतना मेहनत करेंगे। बताओ चला, E बराबर E भी द्वितीय क्षेत्र की तीव्रता है, F बल है, Q आवेश है, दुए को फॉर्मूला V बराबर W/Q, E बराबर F/Q। चूंकि बीपीएससी ने V बराबर IR से क्वेश्चन पूछा है तो वहां से संभावना बन रही है कि V बराबर W/Q, E बराबर F/Q पूछे, या P बराबर अभी जो पढ़ा है VI V²/R I²R पूछे, या H बराबर I²RT V²/R × T VIT और P × T पूछे। जो लिखा रहे हैं अगर आप पढ़ लो चला, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, देखो एनसीईआरटी में है, ये है क्वेश्चन, अभी हम तुरंत बताए हैं, अभी हम तुरंत दोस्त मेरे बताए हैं, देखो ये इतना से बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन। हम बोले एक तो V बराबर IR, एक फॉर्मूला याद रखो, एक हमको चला अंदाजा है कि एनसीईआरटी में क्या है, अब वहीं से क्वेश्चन पूछ रहा है I²R P बराबर VI, ये देख लो जितना हम क्वेश्चन लिख रहे हैं चला इतने पढ़ के जाना। H बराबर I²RT, H बराबर V²/R × T, H बराबर VIT, H बराबर P × T, इसमें तो क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाते हैं P × T, और यहां से अगर आओगे तो V बराबर W/Q, E बराबर F/Q, इतना चला तुम पढ़ न लो, पकड़ के सरिया देना है, इससे बाहर क्वेश्चन एनसीईआरटी नहीं जाएगा। जल्दी बता आंसर क्या हो जाए, निम्न में से कौन गलत है? P बराबर I² सही है, VI भी सही है, V²/R भी सही है, ये गलत है। जेपीएससी का क्वेश्चन है पिछले साल का, जेपीएस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसी को पढ़ ले, इससे बाहर नहीं जाएगा। तेरे हेने आओ हेने, हे देखो बीपीएससी टीआरई में ही क्वेश्चन पूछा 15 मार्च को, अभी चला बीपीएससी टीआरई में ही क्वेश्चन पूछा 15 मार्च को, फोटोवोल्टेइक प्रभाव की अवधारणा किसने दी थी? फोटोवोल्टेइक, अब देखो चला, प्रकाश विद्युत प्रभाव अलग चीज है, इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की अगर बात करेगा, ये पहली बार दिया था हर्ट्ज ने 1903 में, पहली बार मेरी जान हर्ट्ज ने दिया था 1903 में। इसका व्याख्या किया आइंस्टाइन ने, जिसके लिए इसको नोबेल मिला 1921 में। अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसके लिए मेरी जान इसको नोबेल मिला कितना ईस्वी में, जिसके लिए इसको नोबेल मिला था 1921 में। देख लो, ये व्याख्या किया था पहली बार दिया था हर्ट्ज ने 1903 में, व्याख्या किया आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जिसके लिए नोबेल मिला उसको 1921 में। और ये कण गुण को सत्यापित करता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, कण गुण को सत्यापित करता, कण गुण को सत्यापित करता। प्रकाश विद्युत प्रभाव को पहली बार हर्ट्ज ने खोजा 1903 में, व्याख्या आइंस्टाइन ने किया, नोबेल 1921 में मिला, कण गुण को सत्यापित किया था प्रकाश विद्युत प्रभाव से। लेकिन मेरी जान कहते हैं क्वेश्चन की फोटोवोल्टेइक सेल का आविष्कार किया था एडमंड बैक्वेरेल ने, बाकी तीनों दोनों का कोई काम नहीं। अगर ई पूछा है तो ई पूछ सकता है, अगर ई पूछा है तो ये पूछ सकता है, इसको नोट कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा 1921 में। वेरी गुड। प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण गुण की व्याख्या होती है कि प्रकाश कण है, व्याख्या इसकी आइंस्टाइन ने की, जिसके लिए 1921 में नोबेल मिला। पहली बार इसको हर्ट्ज ने 1903 में खोजा था, पहली बार हर्ट्ज ने इसको 1903 में खोजा था। जल्दी लिख अगला एंड क्वेश्चन नंबर 17। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। देख लो चला, ई आइंस्टीन ने किया था, ई बराबर mc² भी आइंस्टीन ने दिया था, ई बराबर
आइंस्टीन से क्वेश्चन रहेगा mc स्क्वायर, कहता था द्रव्यमान से ऊर्जा बनेगा, इसी से बना था परमाणु बम। ये कहते थे द्रव्यमान से ऊर्जा बनेगा, यहां क्वेश्चन वही है, खाली क्वेश्चन को घुमा दिया है, क्योंकि बीपीएससी में पूछा है तो घुमा दिया। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है, मतलब पदार्थ को, मतलब यहां पदार्थ के द्रव्यमान से है, पदार्थ के द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। क्या होगा आंसर, जल्दी बता। आइंस्टाइन इज द राइट आंसर, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेबोजियर की अगर हम बात करें, इसको अगर हम मिटा देते हैं चला, तो जितना लिखा रहे हैं नोट कर लो, ब्रह्मास्त्र है वो। 14 क्लास लिए थे चला साइंस में, और 90% अप्रोक्स क्वेश्चन उसी से था, इसलिए जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। बॉयल की बात करें, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। लेबोजियर पहला केमिस्ट्री का पिता इसी को कहते हैं, रसायन शास्त्र का पिता, रसायन शास्त्र का पिता कहते हैं लेबोजियर को। एवोगाड्रो, आयतन जो है, आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा, अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा, किसी भी गैस का आयतन अणुओं की संख्या के समानुपाती होगा। आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc स्क्वायर, लेकिन इसके लिए इसको नोबेल नहीं मिला था, नोबेल इसको मिला था प्रकाश, इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, तुमको कहेगा क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इसको नोबेल मिला था। ई जो E बराबर mc स्क्वायर है, इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं, इसके लिए नोबेल नहीं मिला था, इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत कहते हैं। देख लो, आइंस्टीन E बराबर mc स्क्वायर, सापेक्षिकता का सिद्धांत, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल मिला था। दोनों का खोज ही किया था, दोनों का खोज ही किया था, दोनों का खोज ही किया था। चला, E बराबर mc स्क्वायर, सापेक्षिकता का सिद्धांत, अब प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेकिन नोबेल किसके लिए मिला था आइंस्टीन को, नोबेल किसके लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। आइंस्टीन को नोबेल मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। E बराबर mc स्क्वायर सापेक्षिकता का सिद्धांत था। एवोगाड्रो की अगर हम बात करें, आयतन अणुओं की संख्या, लेबोजियर रसायन शास्त्र के पिता, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, ये वो क्वेश्चन यहां से चला एकदम फिक्स बनता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, देख लो चला, बीपीएससी ASWM ऑफिसर 2022 में पूछा है। जब ये सीबी रमन की बात करें, चला प्रकीर्णन की बात करना, जब ये सीबी रमन की बात करें, प्रकीर्णन प्रभाव की बात करना, आंसर हो जाएगा सही। सीबी रमन की अगर बात करें तो प्रकीर्णन प्रभाव की बात करना, आंसर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। व्यतिकरण, व्यतिकरण की खोज किसने की थी, यंग ने। ध्रुवण का खोज का कोई माई बाप नहीं है। ध्रुवण प्रकाश और विद्युत में, प्रकाश और ध्वनि में अंतर करता है, प्रकाश और ध्वनि में अंतर, प्रकाश और ध्वनि में अंतर, महा भी आए, प्रकाश एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, प्रकाश और ध्वनि में अंतर। प्रकाश और ध्वनि में अंतर जो है वो किसके द्वारा होता है, ध्रुवण के द्वारा, लगा दिए हो। प्रकाश और विद्युत, प्रकाश और ध्वनि में अंतर ध्रुवण के द्वारा होता है। व्यतिकरण की खोज यंग ने किया, जब कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, कभी चमकता है कभी नहीं चमकता है, ये घटना व्यतिकरण है। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। इस जब ये चला सीबी रमन की बात करें, प्रकीर्णन। और एक चीज याद रखना, टिंडल, टिंडल प्रभाव की बात करें, प्रकीर्णन का मतलब क्षय। और सीबी रमन की बात करें, मेरी जाने मोहब्बत, सीबी रमन की बात करें, खट से मार देना क्या, प्रकीर्णन। ये ध्यान दो, प्रकीर्णन में टिंडल प्रभाव या सीबी रमन, ये दोनों में से कुछ भी बात करें, प्रकीर्णन मारना। टिंडल प्रभाव भी प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है, सीबी रमन भी टिंडल प्रकीर्णन से संबंधित है, सीबी रमन भी प्रकीर्णन से संबंधित है। प्रकीर्णन का बोले तो क्षय, टिंडल प्रभाव और सीबी रमन। जब ये कह दे टिंडल प्रभाव सीबी रमन, टिंडल प्रभाव सीबी रमन, टिंडल प्रभाव सीबी रमन, प्रकीर्णन से संबंधित है। व्यतिकरण की खोज यंग ने किया। प्रकाश और ध्वनि में अंतर, ध्रुवण की घटना। बहुत कम चला हम दे रहे हैं ताकि तुमको दिक्कत ना हो। अब चला एक चीज हम आपको बता देते हैं, कितने लोग, थोड़ा मेन स्क्रीन देना, कितने लोग चला बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 के स्टूडेंट हैं, एक बार एक टाइप कर दीजिए ये क्लास। और जो लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 या 4.0 अभी इस बार देने वाले हैं, कृपया जल्दी से एक टाइप कर दें। हम आपको जो बताने जा रहे हैं मेरे दोस्त, हमको पूरे जो भी लोग जानते हैं वो सिर्फ कंटेंट के लिए जानते हैं, और आपको भी पता है बीपीएससी सिर्फ कंटेंट से निकलेगा, फालतू का बकथोती करके नहीं निकलेगा। आज तक चला पटना में वो बोर्ड नहीं लगाए हैं, पूरे पटना में इकलौता टीचर हैं जो आज तक बोर्ड नहीं लगाए हैं।
सिर्फ कंटेंट के बदौलत चलते हैं, और कंटेंट हमसे जो जुड़े हुए लोग होते हैं जो सिर्फ कंटेंट पढ़ाएंगे वही हमारे यहाँ पढ़ाएंगे, नहीं तो हम उनको निकाल देते हैं। एक लाइन का बात समझ लो। एक बार आप मेरे आज का क्लास कितने लोगों को अच्छा लगा कृपया 8 टाइप करें, जिनको बुरा लगा 9 टाइप कर दे, और हम कोशिश करेंगे सुधारने का। एक क्वेश्चन हम देंगे आपको बीपीएससी टीआरई का रिसेंट क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है या यूपी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या झारखंड या एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने पूछा है वो दे देंगे हम। इससे क्या होगा, चला उसके इर्द गिर्द के सारे क्वेश्चन आप बना पाओगे। तो कितने लोग कितने लोगों को क्लास अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, कृपया 8 टाइप करें। जिनको अच्छा नहीं लगा वो 9 भी टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने लोग चाहते हैं ये क्लास अभी रेगुलर हो इस सप्ताह? तो जो लोग चाहते हैं कि रेगुलर हो इस सप्ताह कृपया कुछ भी टाइप कर दीजिए, 1 टाइप कर दीजिए। चलिए लव यू टाइप कर दीजिए अगर आपको अच्छा लगा सच में। तो मेरी जान हम भी खड़ा होंगे आपके लिए, तो तभी जब आप हमको हिम्मत दे पाइएगा, नहीं तो हम क्यों खड़ा होंगे आपके लिए। आप लग जाएगा कि नहीं बच्चों को हमको हमारी जरूरत है तो जरूर खड़े होंगे। कितने लोगों को चला ये क्लास चाहिए, एक बार जल्दी से लव यू लिख दीजिए, तो हम कल फिर ये क्लास लेकर आएंगे आपकी सेवा में जल्दी से। वेरी गुड। अब चला एक चीज और बता देते हैं हम आपको, हम तो लेकर आ ही रहे हैं, हमारी टीम के मेंबर जो क्लास लेकर आ रहे हैं उसका शेड्यूल हम बताते हैं। 6:20 में हम आएंगे साइंस लेकर के इस सप्ताह। अगर आपको ठीक लगेगा तो अगले सप्ताह शेड्यूल करेंगे। 7 बजे न रे, 7:15 में आ जाएंगे। आपको करंट अफेयर्स जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है उसका एक सॉलिड निचोड़ लेकर आ रहे हैं लखन सर। और 9 बजे चला एक बार करके देखना, बहुत पढ़ा होगा तुम लोग, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक बार पढ़ के देखना। 9 बजे चंद्रा सर लेके आ रहे हैं, बेजोड़ शिक्षक, ऐसा शिक्षक आप देखे नहीं होंगे मेरी जान। और 10:30 बजे जो टीचर हम आपको दे रहे हैं मैथ का, निराला सर। मैथ तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, जो मास्टर दिए हैं एक बार पढ़ के देखो। मजा ना आए तो मेरे चैनल पे पढ़ने मत आना। 10:30 में हम दिए हैं मैथ का टीचर। मजा नहीं आए ना तो मेरे चैनल पे पढ़ने मत आना। शेड्यूल लिख लो। साइंस तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंपॉर्टेंट है, मैथ इतना कर लोगे तो ऐसे ही चला तो और बीपीएससी हो जाएगा। रीजनिंग तुम अपने से भी बना लेते हो। एक बार मेरे कहने पे करके देखो, अगर आपको समझ में ना आए तो अगले दिन से नहीं करना। एक दिन आज मेरे कहने पे करके देखो, ना दिक्कत हो अगले, हाँ लेकिन वक्त होती नहीं होगा, डांस नहीं होगा, एंटरटेनमेंट नहीं होगा, सिर्फ पढ़ाई होगा। और वही सब लोग को हम एक ही शेड्यूल दिए हैं कि इस सप्ताह भर एक क्वेश्चन आप ओरिजिनल, जैसे ये बीपीएससी टीआरई का 15 मार्च का एक क्वेश्चन लीजिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बीपीएससी या एमपी पीएससी या झारखंड पीएससी या अन्य पीएससी पूछा है वो पढ़ा दीजिए। अभी हम पूरा सप्ताह यही फॉलो करने वाले हैं, आप लोगों को पसंद आएगा। जैसे ही अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आइएगा तो एक क्वेश्चन ओरिजिनल मिलेगा, अभी वाला 15 मार्च वाला या उसके इर्द गिर्द वाला और उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन पूछा उस सब करवाएंगे। और आपको इसी तरह मैथ में भी मिलेगा, और करंट अफेयर्स में तो नया पढ़ना पड़ेगा कंप्लीट। और कल फिर मिलते हैं हम लोग 6:20 में। कल फिर मिलेंगे 6:20। अभी तुरंत 7 शेड्यूल नोट कर लो, अभी 7:15 सब शाम का शेड्यूल है। ये टोटल शेड्यूल शाम का है। एक बार चला मेरे कहने पर जीएस करके देखो, एक बार मेरे कहने पे मैथ करके देखो। ना समझ में आएगा अगले दिन से मत आना मेरे चैनल पे, कि जहां दिल करे वहां पढ़ना। नमस्कार, कल फिर मिलते हैं 6:20। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ कंटेंट में आपका स्वागत करेंगे। जितना लिखाएंगे उसी से आपका सारा क्वेश्चन आ जाएगा, एकदम आप निश्चिंत रहिए। 10 साल का अनुभव है मेरे दोस्त। और मैथ का टीचर और जीएस का जो आज दिए हैं हम आपको, एक बार करके देखिए, नहीं समझ में आएगा कल से मत आइएगा। टाटा, थैंक यू वेरी मच।